हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल और आज हम करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स का राउंड अप। तो इसके अंदर हम वो करंट अफेयर्स देखेंगे पॉलिटी और आईआर के, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस के, जो कि हमारे डीएनए और पीआईबी के अंदर कवर नहीं हुए हैं। जैसे कि नॉर्मल इश्यूज जो थे आपके इंडिया और चाइना वाला, जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स वाले थे 14, 15, 17 है, वो हम ऑलरेडी 2-3 बार कर चुके हैं। डीएनए में भी पीआईबी में भी, वो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा। और जो इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस वाले थे, जिसके अंदर कुछ एग्रीमेंट साइन हुए हैं बांग्लादेश के जुडिशियल ऑफिसर, सिविल सर्वेंट जो रेलवेज के हैं उनको ट्रेनिंग का, उसके अलावा वाटर शेयरिंग का, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। सो व्हाट विल बी डूइंग इज नंबर 1, 10th नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी रिव्यू कॉन्फ्रेंस। तो जो आपकी एनपीटी थी, नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी की, न्यूक्लियर वेपन्स बाकी लोग ना बनाए, उसके लिए थी। तो इसका 10th मीटिंग था, जो कि रशिया ने कहीं ना कहीं हॉल्ट कर दिया, ऑब्जेक्शंस लगा दिए। उसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। सेकंड हम देखेंगे विकिपीडिया कंटेंट मॉडरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जीएस2 के हिसाब से भी आपका आईटी एक्ट भी इसके अंदर आएगा, गवर्नमेंट के पास क्या पावर्स हैं। इसके अलावा आपका एससीएस के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपको निभाएगा। सो ये आपको पूरा अच्छे से करना है। इसके अंदर हम आईटी एक्ट के प्रोविजंस भी देखेंगे, जो विकिपीडिया कंटेंट करता है और गवर्नमेंट का उस पर क्या कहना है। एंड लास्टली हम देखेंगे फैल्कलैंड आइलैंड्स को। ये आपका अर्जेंटीना का एक डिस्प्यूट है ब्रिटेन के साथ, क्योंकि ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी के अंदर आता है और अर्जेंटीना कहता है कि ये हमारी सॉवरन एरिया है, ये हमारे एरिया के अंदर आता है, तो वी वांट दिस। तो इंडिया ने इसमें अर्जेंटीना को सपोर्ट किया है। और अगर आपको याद हो तो पहले भी चाइना ने भी अर्जेंटीना को इसमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट सपोर्ट किया था। तो इसको हमने पूरा पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो अगर नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी की हम बात करते हैं तो नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर वेपन्स की जो टेक्नोलॉजी है उसको रोका जा सके। यानी कि अगर आप इस ट्रीटी को साइन करते हैं तो ना ही आप किसी भी तरह का प्रेजेंट या फ्यूचर प्लान बना सकते हो टू बिल्ड न्यूक्लियर वेपन्स। और इसीलिए इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है, इंडिया ने इसको साइन नहीं किया था। तो इससे बेसिकली ये कहते क्या है कि पीसफुल यूज़ अगर न्यूक्लियर एनर्जी का हो तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा मेन फोकस डिस आर्मामेंट पे होना चाहिए। डिस आर्मामेंट इसका मतलब है कि सभी देश जिनके पास बहुत ज़्यादा आर्म्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो उनको धीरे धीरे ख़त्म करना शुरू कर दें, न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म किया जा सके। लेकिन इसके अंदर बहुत वन साइडेड है, क्योंकि जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स ऑलरेडी बना दिए वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे उन देशों के मुकाबले जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं इस कारण से अगर हम देखें तो ये एक वन साइडेड ट्रीटी थी, इसीलिए इंडिया इसका मेंबर जो है वो नहीं बना था। इसको ऑफिशियली 1968 के अंदर साइन किया गया था और 1970 के अंदर ये इन्फोर्स हो गई थी। 191 इसके मेंबर्स जो हैं वो प्रेजेंटली वर्ल्ड के अंदर हैं। ऑफ कोर्स इंडिया इसका मेंबर जो है वो नहीं है, क्योंकि इंडिया इस ट्रीटी को वन साइडेड मानता था। अब क्योंकि ये एक ट्रीटी है तो इसके अंदर कोई ना कोई कट ऑफ डेट भी होगी कि किस कट ऑफ डेट से पहले वाले जो स्टेट्स हैं यानी कंट्रीज़ हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स रख सकते हैं। तो वो कट ऑफ डेट जो थी इसमें वो थी 1 जनवरी 1967। मतलब 1 जनवरी 1967 से पहले जिन जिन के पास न्यूक्लियर वेपन्स है वो तो रखो, पर बाकी लोग ना रखो। तो इसका मतलब क्या था कि जो आपके 5 परमानेंट नेशंस थे यूनाइटेड नेशंस के, उन सबको तो न्यूक्लियर वेपन्स रखने का लाइसेंस मिल गया और बाकी सारे लोग रह गए। तो इसीलिए इंडिया इससे डिसकंटेंटेड था और हम न्यूक्लियर पावर बन गए थे कब? 1974 के अंदर। हमारा जो मिशन था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। तो स्माइलिंग बुद्धा हमारा कोड नेम था, जिससे कि इंडिया 6th न्यूक्लियर वर्ल्ड पावर बन गया था आउटसाइड यूनाइटेड नेशंस, राइट, इन 1974। और ये हमने राजस्थान के पोखरण के अंदर टेस्ट किया था, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट स्टैंड क्या है इंडिया का? प्रेजेंट स्टैंड ऑफ इंडिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी वे फॉरवर्ड अगर आपने लिखना हो कि वे फॉरवर्ड क्या है किसी भी आंसर का, या फिर आपने एस्सेज लिखने हो, तो वहाँ पे आपको हमेशा कंक्लूजन के साथ साथ वे फॉरवर्ड देना चाहिए, ताकि आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिख सके कि आंसर में हमें आगे क्या बताना है। तो हम बोलेंगे कि पहली बात तो 6th नेशन इंडिया बन गया था, जो कि न्यूक्लियर पावर था 1974 के अंदर। लेकिन इंडिया के बाद ही सक्सेसफुली कौन कौन और हो गए न्यूक्लियर पावर्स? पाकिस्तान, इसराइल, नॉर्थ कोरिया और साउथ सूडान। ये 5 नेशंस प्रेजेंटली एनपीटी के मेंबर्स ना होते हुए भी न्यूक्लियर पावर्स या न्यूक्लियर वेपन्स को
होल्ड करते हैं। इंडिया ने हमेशा कहा है और आज भी इंडिया का वही स्टैंड है कि जो एनपीटी ट्रीटी है ये डिस्क्रिमिनेटरी है और इसीलिए हम इसको साइन नहीं करेंगे। इट इज़ डिस्क्रिमिनेटरी। और ये सारे के सारे जो नेशंस हैं 5, ये बाकी सब नेशंस को एक तरह से आप कह सकते हो डरा के रख सकते हैं बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स दे पोजेस। और वो चाहे अमीर भी हो जाए, इकोनॉमिकली प्रॉस्पर भी हो जाए, तब भी वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकते, तो इसीलिए वो उनकी मर्जी पे हमेशा रहेंगे। तो माइट इज राइट वाला कंसेप्ट जो है इनका हो जाएगा, तो इंडिया इसके अगेंस्ट है। तो माइट इज राइट नहीं है और हमें सेल्फ डिफेंस के लिए जो चाहिए हम वो करेंगे। तो हम सेल्फ डिफेंस को यहाँ से प्रोपोगेट करते हैं। इसके अलावा अगर हम आप देखें तो मोनोपोली, अगर फ्यूचर में न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात है तो वो मोनोपोली भी इन्हीं के पास रह जाती। तो ये एक्सेसिव मोनोपोली के कारण एक्सेसिव प्राइसिंग कर सकते थे बाकी नेशंस के साथ, बाकी कंट्रीज़ के साथ, जिससे कि इकोनॉमिक ड्रेन भी उनका हो सके। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स थे जिन पे इंडिया आज भी स्टैंड करता है, जिसके कारण से हमने एनपीटी को साइन नहीं किया और आज भी हम एनपीटी को अपोज करते हैं। अब अगर हम आज की बात करते हैं तो आज जो एनपीटी आपकी टीटी थी, इसकी जो 10th मीटिंग थी ये फेल हो गई बिकॉज ऑफ रशिया। तो रशिया ने यहाँ पे कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन नहीं किया और रशिया के ऑब्जेक्शन के कारण से ये जो मीटिंग थी इसके अंदर कोई भी सब्सटैंटिव आउटकम नहीं निकला। सो नो सब्सटैंटिव आउटकम। इस साल हमें कोई भी आउटकम यहाँ से देखने को नहीं मिलता है। अगर साथ ही साथ बात कर लें अदर सिमिलर ट्रीटीज़ की, तो अदर ट्रीटीज़ कौन सी हैं जो कि आपकी न्यूक्लियर वेपन से संबंधित हैं, तो वो भी आपको पता होने चाहिए। तो वो हम एक एक लाइन में रिवाइज कर लेते हैं। तो एक तो आ जाती है आपकी पीटीबीटी। पीटीबीटी क्या है? पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। तो ये एटमॉस्फेयर या आपका आउटर स्पेस या फिर अंडर वाटर तीनों को बैन करती है। सो एटमॉस्फेयर, आउटर स्पेस और अंडर वाटर, इन 3 जगहों पर आप न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते। तो ये पार्शियल बैन लगाती है। उसके बाद है सीटीबीटी, ये कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ये पार्शियल था, ये कॉम्प्रिहेंसिव है और इंडिया इसका भी सिग्नेटरी नहीं है ऑफ कोर्स। रादर इंडिया इसको भी बहुत ज़्यादा अपोज करता है। इंडिया का स्टैंड है कि हम डिसआर्मामेंट को सपोर्ट करते हैं, पर डिसआर्मामेंट उनकी तरफ से आनी चाहिए जिन्होंने ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स को पोजेस किया हुआ है, बनाया हुआ है, जिनके कारण ये पूरा खतरा पैदा हुआ था। और क्योंकि कोई भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट जो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को अल्टीमेटली आप कह रहे हो डिसआर्म नहीं कर रहा, उनको जो है ख़त्म नहीं कर रहा, तो वाई शुड द अदर कंट्रीज सफ़र बिकॉज ऑफ देम। तो बाकी कंट्रीज अपने आप को रिस्क पे क्यों डालें उनके कारण से? तो क्योंकि वहाँ पे कोई भी हमें कमिटमेंट नज़र नहीं आती, कोई भी एक्शन नज़र नहीं आता, इसलिए हम सीटीबीटी को साइन नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाती है आपकी TPNW, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। अगेन ये 2021 की ट्रीटी है और इंडिया इसका भी मेंबर नहीं है। ये 2021 में आई थी एंड इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर टू दिस ट्रीटी ऑल्सो। इसके अलावा कुछ और ग्रुप्स हैं जैसे आपका NSG हो गया, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स, इंडिया इसका भी मेंबर नहीं है। उसके बाद MTCR जो कि आपका मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम है, जिसके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो है बात की जाती है। इसके अलावा 2 और मैं आपको नाम बताऊंगा जो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। एक तो है हॉग कोड अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड सेकेंड है वासेनार एग्रीमेंट। वासेनार एग्रीमेंट तो पुराने बच्चों को याद होना चाहिए, हमने इसको करंट अफेयर्स में रिवाइज किया हुआ है, तो आपको इन दोनों के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। सो दिस वाज आवर होल कॉम्प्रिहेंसिव व्यू अबाउट द न्यूक्लियर पॉलिफरेशन ट्रीटी। उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स इंडिया के साथ हमने कंप्लीट कर लिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंटेंट। नेक्स्ट हमारा आ जाता है विकिपीडिया कंटेंट मॉडरेशन। तो विकिपीडिया के ऊपर जो भी आर्टिकल्स आते हैं, क्या उनके ऊपर कोई रेगुलेशन लगाई जा सकती है? क्या उसमें हम इंश्योर कर सकते हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो सही हों? नंबर 1। नंबर 2, अगर वो गलत हैं तो जो भी उस कंटेंट को लिख रहा है या पब्लिश कर रहा है उसको किसी तरह की पनिशमेंट जो है वो दी जाए या उनके लिए कुछ रूल्स को बनाया जाए। तो न्यूज़ में क्या हुआ बेसिकली,
रिसेंटली इंडिया ने विकीपीडिया के कुछ ऑफिशियल्स को जो है वो बुलाया था इन रिस्पॉन्स टू नेशनल क्रिकेटर्स विकीपीडिया पेज बीइंग एडिटेड विद मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। तो क्रिकेट पेज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन थी, तो इसीलिए विकीपीडिया को सम्मन किया गया था। किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। और इन्होंने ये भी कहा कि कोई भी इंटरमीडिएरी जो इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रहा है वो मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैला सकता, क्योंकि गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन और जो सेफ और ट्रस्टेड इंटरनेट चलाने का है मिशन वो ख़राब इससे होता है। इंटरमीडिएरी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? कोई ऐसा पर्सन जिसके अंदर डायरेक्ट सप्लाई इन्फॉर्मेशन की नहीं कर रहा, लेकिन किसी के थ्रू कर रहा है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ये लोग विकीपीडिया के ऊपर आर्टिकल्स लिख रहे हैं और आप यहाँ पे बैठे हो, आप इन आर्टिकल्स को पढ़ रहे हो। तो विकीपीडिया क्या है? इंटरमीडिएरी, यानी कि जो खुद आर्टिकल्स नहीं लिख रहा। विकीपीडिया खुद आर्टिकल्स नहीं लिख रहा, विकीपीडिया के ऊपर लोग आर्टिकल्स लिख रहे हैं। जैसे यूट्यूब खुद वीडियोस नहीं बना रहा, लोग इस पे वीडियोस बना रहे हैं। तो क्या इन लोगों की कोई जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए? और क्या यूट्यूब को इम्यूनिटी मिल जानी चाहिए कि भाई मैं क्या करूं, मेरी साइट पे तो किसी ने भी कुछ भी डाल दिया तो मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है? तो इसका आंसर है नो। तो मिनिस्ट्री ने क्या कहा है कि अगर वो प्लेटफॉर्म, बेसिकली इंटरमीडिएरी कौन हो गया? प्लेटफॉर्म हो गया। तो अगर प्लेटफॉर्म कोई गलत चीज़ चला रहा है तो उसकी भी जिम्मेवारी होनी चाहिए। तो कंटेंट मॉडरेशन का मतलब क्या हुआ? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग यूजर जनरेटेड कंटेंट अपहोल्ड्स the platform specific guidelines and rules established by the suitability of the content for publishing। यानी कि ये जो इंटरमीडिएरी है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाएं जो कि इन कॉन्सोनेंस हों किसके साथ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के साथ और इंडिया के लॉज के साथ, ताकि जो कंटेंट पब्लिश हो रहा है वो ट्रू हो, एक्यूरेट हो, मिसलीडिंग और मिस इन्फॉर्मेटिव ना हो। अब विकीपीडिया की अगर हम बात करते हैं तो ये एक इंटरनेट बेस क्या है? एनसाइक्लोपीडिया, क्योंकि इसके अंदर आपको हर चीज़ के बारे में, हर टॉपिक के बारे में किसी भी तरह का हो मिल जाता है कुछ ना कुछ। 2001 के अंदर इसे स्टार्ट किया गया था एज अ ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब जिसके ऊपर किसी की मलकियत नहीं होती और इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। इसको एक एनजीओ चलाता है, एनपीओ बोलना सही रहेगा, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और उसका नाम है विकीमीडिया फाउंडेशन। विकीमीडिया फाउंडेशन, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विकीमीडिया फाउंडेशन इसको चलाता है और इसके अंदर जो कंटेंट डालने का काम करता है या ओपन सोर्स को इसको और ज़्यादा अपग्रेड करने का काम करता है वो वॉलंटियर्स करते हैं। यानी कि आपके मेरे जैसे लोग जो कुछ लिखना चाहते हैं या उनको कुछ इन्फॉर्मेशन पता है वो चीज़ें अपने हिसाब से इसमें अपडेट्स करते रहते हैं। तो इसका मतलब कि कोई भी पर्सन इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकता है पूल ऑफ नॉलेज को जिसके बारे में उसको पता हो। आपको बायोलॉजी का पता है, ज्योग्राफी का पता है, हिस्ट्री का पता है, जिस चीज़ के बारे में आपको जो पता है आप डाल सकते हो, जिस चीज़ के आपके पास पिक्चर्स हैं वो आप डाल सकते हो, ठीक है। तो इट मेक्स विकीपीडिया क्या? विकीपीडिया को इससे क्या बनाया जाता है? एक प्लेटफॉर्म, जिसको हम प्रॉपर भाषा में, यूपीएससी या लीगल भाषा में क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएरी। मतलब कि वो होस्ट करने वाला, कंटेंट को होस्ट करने वाला जो कि कोई और लिख रहा है, किसी और के लिए लिख रहा है, राइट। तो अब बेसिकली इशू यही है कि क्या इस कंटेंट को चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि विकीपीडिया का कहना ये है कि हम इस कंटेंट को ओन नहीं करते तो इसीलिए हमारा कोई लाइबिलिटी नहीं बनती। सो वी आर नॉट ओनर्स, देयरफॉर नॉट लायबल। तो किसी भी लॉ में हमारी कोई भी लीगल लायबिलिटी जो है वो नहीं बनती है। लेकिन सरकार का क्या कहना है? सरकार यहाँ पे कहती है कि जब भी आप विकीपीडिया के ऊपर कोई आर्टिकल डालते हो तो उसके अंदर ये लिखा आता है कि ये जो भी आपका कंटेंट है वो आपका मॉनिटर या डिलीट किया जा सकता है। मॉनिटर, डिलीट एंड ऑफ कोर्स इसके अंदर मॉडिफाइड भी आई गया। तो अगर कोई भी चीज़ मॉडिफाई कर सकते हो आप, डिलीट कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो, तो इट मीन्स कि आपके पास पावर है और आप कहीं ना कहीं ओके कर रहे हो इस कंटेंट को जो कि ये लोग लिख रहे हैं, तो आप इनको ओके दे रहे हो। ओके देने के बाद ही ये कंटेंट जो है पब्लिश हो रहा है और पब्लिक के पास जा रहा है। इट मीन्स कि यू आर बेसिकली होस्टिंग इट, और क्योंकि आप होस्टिंग कर रहे हो तो यू आर लायबल, you have legal liability for all the content that you have on your website। अब अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है कि आईटी एक्ट के अंदर भी, आईटी एक्ट 2000 है हमारा,
जो आपके किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों को देखता है, तो विकिपीडिया का केस भी यहाँ पे फॉल करता है। तो इसके अंदर कुछ सेक्शंस हैं जो हमारी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट पावर्स देते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑनलाइन कंटेंट। फॉर एग्जांपल 69A बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर देता है कि ये इंटरसेप्ट कर सकते हैं, मतलब कि रोक सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, डिक्रिप्ट कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि जनरेट हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है, रिसीव हो रही है किसी भी कंप्यूटर सोर्स से। तो चाहे कोई भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो टेक्स्ट मैसेज है, इमेज है, वीडियो है, जनरेट हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है या फिर रिसीव हो रही है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मॉनिटर, डिक्रिप्ट या इंटरसेप्ट कर सकती है। इसके अलावा ब्लॉक करने की भी पावर इनके पास है। तो अगर किसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लगता है मिसलीडिंग है या फिर कोई ऑफेंस को करने के लिए है, वो सारी चीज़ें भी ये ब्लॉक कर सकती हैं। उसके बाद जब गवर्नमेंट ब्लॉक करने के लिए किसी कंटेंट को कहती है तो ये एक रिटर्न ऑर्डर होना चाहिए, रिटर्न ऑर्डर और स्पीकिंग ऑर्डर बेसिकली, यानी कि विद रीजंस। तो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये नहीं है कि किसी भी साइट को बोल दे कि ये कंटेंट उड़ाओ, ये आर्टिकल उड़ाओ। रिटर्न रीजन ऑर्डर के साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये काम करने के लिए कह सकती है। फॉर एग्जाम्पल विकिपीडिया को ही कहा गया था 2020 में इंडिया का मैप डिलीट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने इनकरेक्ट मैप दिखाया था जिसके अंदर अक्साई चीन वाला जो पार्ट है जम्मू कश्मीर का, आई एम सॉरी फॉर द मैप ड्राइंग, ये वाला, तो ये चाइना के मैप में दिखाया हुआ था। तो इसको मॉडिफाई डिलीट करने के लिए भी ऑर्डर किया गया था क्योंकि इट वाज वायलेटिंग द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से एक्शन लिया जा सकता है। तो विकिपीडिया की जो प्ली है इंटरमीडिएरी वाली, वो भी अप्लाई नहीं करती क्योंकि एज पर सेक्शन 69 इंटरमीडिएरी चाहे किसी भी तरह का हो, जैसे कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हो, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर हो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो, वेब होस्टिंग वेबसाइट्स वाला हो, सर्च इंजन हो, यानी कि गूगल याहू भी इसमें आ जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट या ऑक्शन साइट्स हो, साइबर कैफ़े हो, मार्केट प्लेस हो, वो सारे भी इसके परव्यू के अंदर जो है फॉल करेंगे। तो किसी को भी सेफ हार्बर यहाँ पे नहीं दिया गया है। विकिपीडिया कहता है सेक्शन 79 को भी आप पढ़ो। सेक्शन 79 जो है वो ये कहता है कि जो इंटरमीडिएरी है वो सेफ हार्बर क्लेम कर सकता है बिकॉज दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटेंट जो कि यूज़र उनकी वेबसाइट पे डाल रहा है। लेकिन इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना ये है कि अगर आप अवॉइड नहीं करते हो जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो कि आईटी एक्ट के रूल्स हैं, तो आप यहाँ पे सेफ हार्बर को क्लेम नहीं कर सकते। तो इट मीन्स कि आप कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन, अनट्रू इन्फॉर्मेशन या फिर और कोई भी चीज़ हो वो आप नहीं निकाल सकते। और इसी के रिगार्डिंग 2021 के अंदर गाइडलाइंस भी पब्लिश की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसको हम कहते हैं इंटर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021। इसके अंदर कुछ गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स जो हैं वो बताए गए थे कि किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट होस्ट करने वाले पेज को या किसी भी और इंटरमीडिएरी को ये सब चीज़ें फॉलो करनी है। फॉर एग्जांपल कॉपीराइट्स, अगर आप किसी आप इंटरमीडिएट, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई मूवी पायरेटेड चला दो अपनी वेबसाइट पे। जैसे यूट्यूब पे कोई भी पायरेटेड मूवी नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि इट इज़ ओन्ड बाय समवन। अगर तुम्हारे ऊपर कोई यूज़र डाल रहा है तो इट्स योर ड्यूटी कि उस यूज़र को तुम बैन करो। तो अदरवाइज तो सबकी जो आप कह सकते हो राइट्स हैं वो इन्फ्रिंज हो जाएंगे और कमर्शियल लॉस होगा वो अलग। सो दिस वॉज द डिटेल्ड एनालिसिस अबाउट दिस टॉपिक। तो नेक्स्ट हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है विद रिगार्ड टू फ्लैंकलैंड आइलैंड्स। पहले भी ये चर्चा में रह चुका है इस साल में, और ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। अर्जेंटीना ये रहा और चाइल ये रहा, और ये छोटा सा जो टापू आपको नज़र आ रहा है ये है फ्लैंकलैंड आइलैंड्स, जो कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। और इंडिया इसके अंदर अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहा है कि अर्जेंटीना की इसकी संप्रभुता बनती है, अर्जेंटीना की टेरिटरी का ये पार्ट जो है ये होना चाहिए। एंड चाइना ने भी इस बारे में अर्जेंटीना को सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाकर के। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं फ्लैंकलैंड आइलैंड्स के अंदर। अगर हम बात करें इसके तो ये दो भागों में डिवाइडेड है, वेस्ट फ्लैंकलैंड और ईस्ट फ्लैंकलैंड। तो फ्लैंकलैंड आइलैंड्स का जो दूसरा नाम है वो है मालविनास आइलैंड। तो ये स्पेनिश के अंदर इसको बोलेंगे हम इजलास, जो कि आइलैंड का बनता है, मालविनास। ये अभी एज ऑफ नाउ सेल्फ गवर्निंग ओवरसीज टेरिटरी ऑफ यूके के अंदर आता है। ओवरसीज
टेरिटरी ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो ये यूनाइटेड किंगडम की ही एक किस्म से आप कह सकते हो कॉलोनी की तरह ही ऑपरेट कर रहा है, बट सेल्फ गवर्निंग है। जबकि अर्जेंटीना कहता है कि ये हमारे देश का पार्ट होना चाहिए, और अर्जेंटीना के अंदर क्योंकि स्पेनिश लैंग्वेज पढ़ती है, क्योंकि स्पेनिश कॉलोनी था, तो इसलिए इसका नाम जो है वो इजलास मालनिवास जो है वो यूज़ करते हैं। अब बेसिकली जो इशू है वो ये है कि यहाँ पे अभी भी रॉयल एयरफोर्स, यानी कि जो यूनाइटेड किंगडम्स की आपकी एयरफोर्स है वो अभी भी मौजूद है, और कहीं ना कहीं इसको यूज़ किया जाता है टू एडमिनिस्टर अदर ब्रिटिश ओवरसीज़ टेरिटरीज़। जो और आसपास के छोटे टापू हैं जो ब्रिटिशर्स के डोमेन के अंदर आते हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी इस आइलैंड को यूज़ किया जाता है, जो कि अर्जेंटीना को रास नहीं आता है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 1765 के अंदर जो ब्रिटिश हैं वो फर्स्ट सेटल हुए थे। सो ब्रिटिश ने इसको 1765 में आप कह सकते हो कैप्चर किया था। उसके बाद 1770s के अंदर स्पेनिश आ गए थे, जब स्पेनिश पावर काफ़ी अपने चरम पे थी और इन्होंने पूरा का पूरा जो अर्जेंटीना वाला पोर्शन है वो कैप्चर कर लिया था, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटा लिया था। और जो यहाँ पे पुरानी फ्रेंच सेटलमेंट्स भी थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स जहाँ पहुँचते थे वहाँ पे फ्रेंच भी पहुँच ही जाते थे, तो 1767 के अंदर जो भी फ्रेंच सेटलमेंट्स थे उनको खरीद लिया था। तो मतलब कि जहाँ पे फोर्स हुआ तो फोर्स से हटा दिया, फ्रेंच को खरीद के हटा दिया। ये बाय हो गया, और ये बाय फोर्स इन्हें ड्राइव आउट कर दिया। उसके बाद 1771 के अंदर ब्रिटिशर्स ने वापस आने की कोशिश करी, इन्होंने लड़ाई भी लगी और ये कुछ हद तक सक्सेसफुल भी हो गए, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ब्रिटिशर्स को ये इकोनॉमिक नहीं पड़ रहा था। अब आपको पता है अंग्रेज़ हमेशा पैसे को ज़रूर देखते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों का मेन मकसद जो था वो पैसा कमाना था। तो ब्रिटिशर्स को लगा कि हम इसके लिए इतना पैसा स्पेंड कर रहे हैं, वॉर्स कर रहे हैं, लेकिन हमें उतना ज़्यादा इकोनॉमिक फ़ायदा यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है। तो उन्होंने यहाँ से अपने आइलैंड को छोड़ ज़रूर दिया, लेकिन अपना क्लेम कभी रिनाउंस नहीं किया। मतलब कि ये बात समझने की कोशिश करिए कि आप किसी टेरिटरी के ऊपर हैं, आप कह रहे हैं कि ये ज़मीन मेरी है, आप लेकिन उस ज़मीन से आप जाके कहीं और घर बना के रह रहे हैं, लेकिन आप अभी भी कह रहे हैं कि ये ज़मीन मेरी अभी भी है। तो इस तरह का एक सिचुएशन जो थी वो क्रिएट हो गई थी। तो प्रैक्टिकली जो पोजेशन हो गया था वो स्पेनियार्ड्स का हो गया था। स्पेनिश कॉलोनिस्ट जो थे उन्हें स्पेनियार्ड्स बोला जाता है। उसके बाद क्या हुआ, 1816 अर्जेंटीना आज़ाद हो गया। अर्जेंटीना की सरकार ने अपनी डिक्लेयर कर दी इंडिपेंडेंस फ्रॉम स्पेन। तो फिर 1820 में 4 साल के बाद उन्होंने कहा क्योंकि हम आज़ाद हो चुके हैं स्पेन से, तो जो फैल्कलैंड आइलैंड्स हैं वो भी अब हमारे हो गए हैं। अब यहाँ तक अर्जेंटीना की सरकार का आप कह सकते हो लॉफुल क्लेम आ गया था फैल्कलैंड आइलैंड्स के ऊपर, और कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी अंटिल द ईयर 1831। उसके बाद 1831 में क्या हुआ कि यूएसए की एक वॉरशिप ने अर्जेंटीना की कुछ सेटलमेंट्स जो थी वहाँ पे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्योंकि वो किसी चीज़ को आप कह सकते हो हंट कर रहे थे। और उसके बाद 1833 के अंदर ब्रिटिशर्स आए। ब्रिटिशर्स ने भी जो बाकी के बचे हुए अर्जेंटीनियंस थे उनको जो है वहाँ से खदेड़ कर भगा दिया, और वहाँ पे एक एलजी लगा दिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर लगा दिया, ठीक है। और 1885 तक 1800 लोगों की ब्रिटिश कम्युनिटी जो थी वहाँ पे वो रहने लग गई थी। उसके बाद अर्जेंटीना ने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया और वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फिर से ये मामला उठा, यूनाइटेड नेशंस में चला गया। उसके बाद तो कुछ होना ही नहीं था एज़ यूजुअल। यूनाइटेड नेशंस में जाने के बाद भी कुछ हुआ नहीं। उसके बाद अर्जेंटीना की गवर्नमेंट ने फोर्सफुली एनेक्स करने की कोशिश की फैल्कलैंड गवर्नमेंट्स को, लेकिन फिर से वो ब्रिटिशर से हार गए। और उसके बाद से जो सिचुएशन है वो ऐसी ही जो है चल रही है। एंड एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स के 2000 से ज़्यादा ट्रूप्स जो हैं वो रहते हैं, और आप कह सकते हो काफ़ी तगड़ा कंट्रोल जो है ब्रिटिशर्स का यहाँ पे बना हुआ है। ऑल्दो यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लोकल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने की कोशिश भी की जाती है, एंड जो आपका इनका पॉलिटिकल स्टेटस है वो भी मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। और जो 2013 के अंदर रेफरेंडम्स हुए थे उसमें भी इन्होंने कहा था कि हम ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी की तरह ही रहना चाहते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस इशू। सो दिस वॉज इट फॉर दिस टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके सारा कुछ वीकली जो है वो रिवाइज हो गया होगा। इसके अलावा आज ही हम आपको वीकली जो साइंस एंड टेक में चल रहा है एंड जो आपका इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ पोर्शन है उसको भी हम करवाएंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप यूपीएससी की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइफ में एक बार, तो अनअकैडमी का जीएस सब्सक्रिप्शन ज़रूर लीजिए। प्लस, आइकॉनिक और लाइट तीनों ही आप ले सकते हैं। आपको इसमें डिफरेंट तरह के प्लान्स जो हैं वो मिल जाएंगे।
आइकॉनिक में आपको लाइव 1-on-1 मेंटरशिप भी मिल जाएगी। एंड अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं ANI7 तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही आप स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, जिससे कि आई विल बी योर पर्सनल मेंटोर। जो भी आपको अनअकैडमी की जर्नी है उसके अंदर या आप कोई डाउट्स हो तो वो भी मैं आपके क्लियर करवा पाऊंगा। So this was it for this video, and stay tuned for weekly current affairs on economy and weekly current affairs on science and tech and environment. Thank you for watching this video. Have a nice day.